जी, वेलकम बैक टू गो लाइव क्लासेस एक्सेल एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री का भी लेक्चर डिलीवर करा था। और हिस्ट्री के उस लेक्चर में मैंने आपको लेआउट बताया था कि हमारा जो सिलेबस है, कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आज हम उसी सिलेबस का शुभारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि हम पहली कड़ी को पढ़ने जा रहे हैं जब पहला मुसलमान भारत में प्रवेश करता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि उस मुसलमान को प्रवेश करने की ज़रूरत क्या पड़ी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का प्रचार जोर शोर से चल रहा था, और सऊदी अरेबिया में ही एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज। एक चीज़ और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूँ व्हाइट बोर्ड पे, हो सकता है शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कुछ ऐसी भी बात जैसे रिफ्लेक्शन आ रही हो बोर्ड पे, कोई चीज़ आपको विजिबल ना हो, तो प्लीज़ आपको ऐसा कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ही आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आप एज अ नोट वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, अपने नोटबुक्स में उसको कॉपी कर सकते हैं, तो कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज अपने इस लेक्चर का। तो जैसे कि कहा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम जो भारत में प्रवेश करने आया था वो था मोहम्मद कासिम बिन। इसका टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे 712 से 714 तक। तो देखिए, पहला मुस्लिम था जिसने भारत में एंट्री ली थी, प्रवेश करा था, मोहम्मद कासिम बिन। इसका टाइम पीरियड 712 से 714 तक रहेगा। देखिए, हर चीज़ का कहीं ना कहीं एक कारण होता है। मुस्लिमों का भारत में आगमन ये भी एक कारण था। अब देखिए, कारण क्या था कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का प्रचार काफ़ी ज़ोरों शोरों से था, और वहीं पे ही एक शासक था जिसका नाम था अल हजाज। अल हजाज के पानी के जहाज सिंध के बंदरगाह देवल तक आया करते थे। तो देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं फिर भी यहाँ पे लिखूंगा, बट वो सारी की सारी चीज़ें आपको नोट्स पे अवेलेबल है। तो एक देवल फोर्ट बंदरगाह हुआ करता था, वहीं पे सऊदी अरेबिया से अल हजाज के जहाज देवल बंदरगाह पर आया करते थे। उसी टाइम ही सिंध का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था राजा दाहिर। दाहिर ने ही सबसे पहले बेवजह ही पंगा लिया अल हजाज के पानी के जहाज़ों के साथ। उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया अल हजाज को, और इसी कारण आर्थिक तंगी पहुंची अल हजाज को। और अल हजाज ने अब ठान लिया था कि दाहिर की मृत्यु ही इसका समाधान है। इसीलिए उसने अल हजाज ने अपने पहले सैनिक मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, जो कि आया भारत में 712 ईस्वी में, और वो रहेगा 714 तक। तो 712 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आता है, तो सबसे पहला काम ही क्या करेगा? दाहिर की हत्या करेगा। तो यहीं से लीजिए आ गया पहला क्वेश्चन आपका कि पहला मुसलमान कौन था जो भारत में प्रवेश करता है, वो है मोहम्मद बिन कासिम। और फर्स्ट हिंदू राजा जिसकी मृत्यु हुई थी वो था दाहिर। जिसकी मृत्यु हुई थी वो था दाहिर, और दाहिर की ही दो बेटियां थी जिनका नाम था निर्मला देवी और सूर्या देवी। तो दाहिर की दो बेटियां थी, निर्मला देवी और सूर्या देवी। मोहम्मद कासिम बिन ने इन दोनों बेटियों को अगवा करा और अपने ही शासक अल हजाज के पास भेज दिया। अल हजाज के दो पुत्र हुआ करते थे, तो उसने शायद सोचा था मैं इन दोनों पुत्रियों को अल हजाज के पास भेजूंगा और शायद मेरा जो शासक है वो खुश हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि अल हजाज ने ही अंत में उसको बुला के मृत्युदंड दिया था। वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ अब हम काम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम करेगा 712 से 714 के बीच। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो हम शब्द पढ़ते हैं मानसून, मानसून एक अरेबियन शब्द है, मानसून एक अरबी शब्द है। इसके बाद ही जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो अपने साथ लेके आया अरेबियन हॉर्सेस, अरबी घोड़े भी अपने साथ लेके आने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था। इसके बाद इसने चलाए सोने के सिक्के, जिसको हम दिरहम कॉइन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही इसने ऊँट पालन की प्रतिक्रिया स्टार्ट करी, कैमल हस्बेंड्री का भी प्रचार इसी ने करा। इसके बाद सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा तिल और खजूर की खेती हुआ करती थी, तो यही कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही कल्टीवेशन ऑफ टिल एंड डेट स्टार्टेड। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में खजूर और तिल की खेती सर्वप्रथम शुरू करी। और इसके बाद ही मोहम्मद बिन कासिम ने एक गेम दी जिसे हम जानते हैं एटलस के नाम से, और हिंदी में इसी गेम को कहा जाता है मानव चित्र वाली।
तो मानव चित्रवाली की गेम भी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा ही मिली थी। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इसने करा वो इसने लगाया था जजिया। जजिया नामक टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स लगाया था, और ये टैक्स फ्री केवल ब्राह्मण, विडोज, डिसेबल्ड और मुस्लिम्स के लिए था। यानी कि जो जजिया नामक का कर लगाया था वो केवल काफिरों को देना पड़ता था। और यहीं पे ध्यान रखेंगे कि हिंदुओं के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द ही काफिर है, यानी कि उस टाइम हिंदुओं को काफिर कहा जाता था और काफिरों को ही जजिया टैक्स देना होता था, जिसमें से टैक्स फ्री जो लोग हुआ करते थे वो थे ब्राह्मण, विडोज और मुस्लिम। तो ये सारे लोग उसमें टैक्स फ्री हुआ करते थे। इसके बाद ही अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और जो दो बेटियां थी, दाहिर की दो बेटियां थी, निर्मला देवी और सूर्या देवी, उनको अगवा करके उसने भिजवाया था अपने ही शासक अल हजाज के पास। और उन बेटियों को तो पता था कि उनके पिता का कातिल ही कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। इसलिए पुत्रियों ने बदला लेने के लिए अल हजाज को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमें ऑलरेडी अपनी दासी बना लिया, इसके बाद आपके पुत्रों के लिए भेजा है। इतना सुनते ही आग बबला हो गया अल हजाज, और अल हजाज ने अपना संदेशवाहक भेज के तुरंत ही बुला लिया मोहम्मद बिन कासिम को। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम उनके महल में जाता है, वहीं पे मृत्यु दंड दे जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टर्किश आक्रमणों के बारे में, जिसमें से पहला करेगा मोहम्मद महमूद गजनवी और दूसरा करेगा मोहम्मद गौरी। तो आइए अब हम पढ़ते हैं 2 टर्किश अटैक जो कि होंगे अफगान से। 2 टर्किश अटैक यानी 2 तुर्क आक्रमण, 2 टर्किश अटैक। पहला करेगा मोहम्मद महमूद गजनवी, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1000 से 1027 तक। तो मोहम्मद महमूद गजनवी 1000 से 1027 तक की टाइम पीरियड रहेगा मोहम्मद महमूद गजनवी का। और ध्यान रखेंगे कि गजनवी गाजी वर्ड की उपाधि देने वाला यही पहला शासक था। गाजियों का अर्थ है जो कि हिंदुओं का सर्वनाश करता है। तो गाजी वर्ड उसी व्यक्ति के लिए बना है जो कि हिंदुओं का सर्वनाश करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी में पूछा गया है कि गाजी शब्द किस चीज से संबंधित है। तो हिंदुओं का सर्वनाश करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, गाजी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब 2 टर्किश अटैक हुए, मोहम्मद गजनवी आता है। तो यहीं पे ही हम पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि उस टाइम अफगान में चलता था एक गजनी वंश, और इस गजनी वंश को हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। वहीं का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था अल्सगिन, और अल्सगिन का एक सेनापति हुआ करता था सुबुतगिन। सुबुतगिन का ही पुत्र था गजनवी, और इसी को हम जानते हैं मोहम्मद गजनवी के नाम से। तो गजनवी जैसे ही भारत में आता है, तो अब वो भी किस रास्ते से आएगा, सिंध से आएगा। इसीलिए ही सिंध में उस टाइम एक राजा राज करता था जिसका नाम था जयपल। तो गजनवी ने आते ही गजनवी डिफीटेड जयपल को युद्ध में पराजित किया, और 1001 में जयपल ने किया सुसाइड। तो जयपल ने सुसाइड किया था क्योंकि अपनी ही हार का सदमा नहीं बर्दाश्त हो पा रहा था जयपल को, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद ही अब चूंकि मोहम्मद गजनवी लूटपाट के इरादे से आया था भारत में, इसीलिए इसने सबसे ज़्यादा शिकार बनाया मंदिरों को। तो भारतीय मंदिरों में इसे पता था सबसे ज़्यादा सोना लूटने के लिए मिल सकता है, इसीलिए ही मोहम्मद गजनवी ने शिकार बनाया मंदिरों को, और इसे अपनी लूट का सबसे पहला केंद्र बनाया 1006 में नगरकोट टेम्पल, हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद 1008 में इसने जयपाल के पुत्र अनंतपाल, क्योंकि अब वहां का राजा बन चुका था अनंतपाल की हत्या करी। इसके बाद 1011 से 1012 के बीच इसने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों पर आक्रमण करा।
उसके बाद इसने 1014 में थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर टेम्पल, हरियाणा, कुरुक्षेत्र को अपनी लूट का शिकार बनाया। इसके बाद सबसे बड़ी जो लूट इसने करी वो करी 1025 में सोमनाथ मंदिर, गुजरात में। तो ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ मंदिर गुजरात को लूटने वाला प्रथम मुसलमान ही कौन था? मोहम्मद गजनवी। इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर को जैसे ही लूटा, वहां से खूब सारा सोना लूट के लेके जा रहा था। तभी 1027 में जाटों ने किया इसके ऊपर आक्रमण, जिसमें बुरी तरीके से जख्मी हो गया और जख्मी होकर अफगान वापस लौट गया। तो जाटों को ध्यान रखेंगे, हम खूकर भी कहेंगे, यहाँ पे खूकरों द्वारा आक्रमण हुआ। तो जाटों ने अटैक करा 1027 में मोहम्मद गजनवी के ऊपर, जिसमें ये बुरी तरीके से घायल हो गया और अफगान वापस लौट गया। फाइनली 1030 में ही डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें ही आपके नोट्स में अवेलेबल है, तो कुछ भी फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आपको कहानी को बहुत सीक्वेंस वाइज समझना है, ताकि कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल ना रहे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं दूसरे टर्किश अटैक के बारे में, जो कि कौन करेगा? मोहम्मद गौरी। उससे पहले हम कुछ मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में कुछ राइटर्स थे, लेखक, जैसे कि पहला लेखक हम बात कर सकते हैं फिरदौसी, जिसने लिखी थी शाहनामा। और दूसरा अल-ब्रूनी, जिसने लिखी थी पुस्तक किताब उल हिंद। तीसरा बिहांग, जिसने लिखी थी पुस्तक तारीख़ सुफ्तगिन। तो महमूद गजनवी के ही फादर का नाम था सुफ्तगिन, और उसी की आत्मकथा लिखी थी बिहांग ने, जो कि सुफ्तगिन है। उसके बाद ही हम बात करेंगे दो टर्किश अटैक में दूसरे के बारे में, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। तो दूसरा अटैक करेगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 1175 से 1206 तक। ध्यान रखेंगे कि इससे पहले जो मोहम्मद गजनवी था, उसने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण करे थे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी ने आते ही अपने सबसे पहला अटैक करा मुल्तान के ऊपर, अटैक ऑन मुल्तान, जो कि सारनाथी मुसलमान कहे जाते हैं धर्म से, उनके ऊपर इसने अटैक करा। इसके बाद ही 1178 में इसने अटैक ऑन सिंध। उसके बाद 1178 में ही ये अटैक ऑन गुजरात, क्योंकि इसको पता था कि मोहम्मद गजनवी ने गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर में लूटपाट करके काफ़ी ज़्यादा धन कमाया था, और यही कारण था कि मोहम्मद गौरी ने भी अपना शिकार गुजरात को बनाया। लेकिन वहाँ पे उस टाइम राज कर रहे थे विक्रमादित्य II, और विक्रमादित्य II के डर से मोहम्मद गौरी वहाँ से भागा, क्योंकि विक्रमादित्य II की उस टाइम फौज काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे विक्रमादित्य II। इसलिए मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग निकलता है गुजरात से माउंट आबू। माउंट आबू में ध्यान रखेंगे एक हिल स्टेशन है जो कि गुजरात से राजस्थान के बीच में पड़ता है। तो यहीं पे माउंट आबू भागता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी को ही वापस विक्रमादित्य II द्वारा पकड़ लिया जाता है, बंदी बना के रखा जाता है तो 3-4 महीने तक। उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी माफ़ी मांग लेता है। अब वो ऐसा नहीं करेगा, गुजरात की तरफ कभी भी रुख नहीं मोड़ेगा, और यही कारण था कि मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद ही मोहम्मद गौरी भागता है उत्तरी भारत की तरफ। तो 1179 में ही कैप्चर्ड कश्मीर, इसने कश्मीर के ऊपर भी कब्जा करा। इसके बाद ही ये भागता है उत्तरी भारत की तरफ। उत्तरी भारत में भागेगा दिल्ली की तरफ, और जैसे ही दिल्ली की तरफ जाएगा, इसको एक नए पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि मोहम्मद गौरी का लालच जब बढ़ता जा रहा था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान के अधीन थे दिल्ली, अजमेर और सांभर।
तो अब मोहम्मद गौरी ने शिकार बनाया पृथ्वीराज चौहान को। ध्यान रखेंगे कि कुल इसने 17 बार आक्रमण करे थे ऑन पीसी यानी कि पृथ्वीराज चौहान। पहला युद्ध लड़ा गया 1191 में, जो कि हुआ था तराइन में, जिसमें पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया गया। और यही सबसे बड़ी गलती थी पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि जब इसको जीवन दान देकर छोड़ा गया, नेक्स्ट ईयर ही 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जो कि हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या करी थी। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको 2 सवाल बनते हैं कि मोहम्मद गौरी ने कब पृथ्वीराज चौहान की हत्या करी थी, या फिर तराइन के कुल कितने युद्ध हुए थे। तो तराइन में कुल 2 युद्ध हुए थे, जिसमें से 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या करी थी मोहम्मद गौरी ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने में किसने मदद करी थी, तो उसका आंसर है राजा जयचंद। जी हाँ, ये वही राजा जयचंद है जो कि पृथ्वीराज चौहान के ससुर हुआ करते थे। तो जो इसको मददगार थे उस युद्ध में वो थे राजा जयचंद। और राजा जयचंद कन्नौज यूपी के राजा हुआ करते थे। उन्होंने ही मदद करी पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवाने में। वैसे तो ये इनके ससुर थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में कुछ ताल्लुक अनबन चलती थी, और इसी कारण से ही इनकी हत्या भी करवाई राजा जयचंद ने, जब साथ दिया मोहम्मद गौरी का। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर हम बात करें तो इनका अनदर नेम, यानी कि इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है राय पिथौड़ा। राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद ही अगर हम बात करें चौहान वंश के संस्थापक की, तो वो थे वासुदेव चौहान। इनके फादर का नाम था सोमेश्वर चौहान। इनकी मदर का नेम था कर्रू देवी। इनकी वाइफ का नेम था संयोगिता। इनके पुत्र का नेम था, इनका एक पुत्र था और पुत्र का नाम था बिल्लभराज चौहान। इनके एक दरबारी लेखक हुआ करते थे, उनका नाम था चंद्र प्रदाई, और चंद्र प्रदाई द्वारा ही लिखित है पुस्तक पृथ्वीराज रासो। हालांकि जो पृथ्वीराज रासो में घटना लिखी हुई है वो हकीकत में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे चंद्र प्रदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक हुआ करते थे। और यहीं पे हम इनके लिखते हैं 2 एनिमीज का नाम, इनके 2 दुश्मनों का नाम, एनिमीज, जो कि होंगे फर्स्ट मोहम्मद गौरी, दूसरे राजा जयचंद। तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी ये 2 एनिमीज हुआ करते थे उस टाइम पृथ्वीराज चौहान के। राजा जयचंद दुश्मन बने पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि कारण था कि संयोक्ता नाम की एक लड़की से उनका प्रेम प्रसन्न था, जो कि राजा जयचंद की ही पुत्री थी। और जब राजा जयचंद को ये बात पता चली कि संयोक्ता का प्रेम प्रसंग पृथ्वीराज चौहान के साथ है, इसीलिए उन्होंने संयोक्ता का स्वयंवर रखा। और जब स्वयंवर रखा गया संयोक्ता का, तो वहाँ पे आमंत्रित नहीं किया गया पृथ्वीराज चौहान को, और इससे पृथ्वीराज चौहान के ईगो को काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंची। और यही कारण था कि पृथ्वीराज चौहान दरबार में आके ही संयोक्ता को अपने साथ उठा के लेके चले जाते हैं और उससे विवाह कर लेते हैं। बस वहीं से दुश्मनी शुरू हुई ससुर और दामाद की। तो यही कारण भी रहा कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद करी और पराजित किया पृथ्वीराज चौहान को, उनकी हत्या तक कर दी। तो 1192 में युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई, बट फाइनली 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। मोहम्मद गौरी मेड हिज कैपिटल एज दिल्ली। तो मोहम्मद गौरी ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। अब नेक्स्ट 1194 में लड़ा गया
बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध जो कि हुआ मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच। मोहम्मद गौरी वर्सेस राजा जयचंद। तो राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया चंदावर का युद्ध, और इसी युद्ध में पराजित किया राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि राजा जयचंद कोई रिश्तेदार तो था नहीं मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद की भी हत्या करी, और इसके बाद ही मोहम्मद गौरी के गुलाम हुआ करते थे, 4 गुलाम हुआ करते थे मोहम्मद गौरी के। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये वही व्यक्ति था जिसने चंदावर के युद्ध में मदद करी थी मोहम्मद गौरी की, इसीलिए काफी ज्यादा प्रसन्न था कुतुबुद्दीन ऐबक से मोहम्मद गौरी, और इसीलिए इसको दिल्ली देकर गया था मोहम्मद गौरी। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली राजभोग पर वापस लौटा था अफगान मोहम्मद गौरी। लेकिन उससे पहले हम इसके 4 गुलामों के बारे में बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था दिल्ली, याल्दुज को दिया गया था अफगान। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, याल्दुज को दिया गया था अफगान। थर्ड था कुबाचा को दिया गया था काबुल और कंधार, काबुल एंड कंधार। चौथा था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के बारे में अगर बात करें तो ये वही नालायक गुलाम था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी 1204 और 1205 के बीच, जिसमें हमारे सारे के सारे ही लिटरेसी सोर्सेज जलकर बिल्कुल तबाह हो गए थे, बिल्कुल राख हो गए थे। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक कहानी समझ आई होगी, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगी होंगी। सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके नोट्स में एक्सप्लेन्ड है वेल। तो आप कोशिश करिए कि वीडियो में केवल और केवल ऑडियो पे ध्यान दीजिए, और जितनी भी चीज़ें आपके नोट्स में है आप उनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। So thank you for attending this session. Have a nice day. Keep watching Go Live Classes Excel Tech.